सृष्टि एक खाका नक्शा है ही, होने लगा क्रमवार। अब होने लगा, क्या हुआ? उसी में से शब्द प्रकट हुआ। अलग तो कुछ था नहीं, शब्द तो उसी में था। अब कुछ होना हुआ तब प्रकट पृथक हो गया शब्द, शब्द में फिर प्रकट हो गई ज्योति, ज्योति भी पृथक हुई। और ज्योति जब चलने लगी, ज्योति जब चलने लगी तो आप देखेंगे उसमें गति, गति उत्पन्न हुई, मोशन। सत्ता में रह गया चेतन जो था एक्शन। शक्ति जो चेतनाहीन है, यानी पावर जो है कॉन्शसलेस होती है। सोल जो है प्योर कॉन्शस होता है, यानी विशुद्ध चेतन आत्मा है और चेतना विहीन शक्ति है। अब शक्ति जब प्रचंड तेज पुंज चला तो उसी में से कुछ ज्योति कण जो है छिटकते चले गए, ज्योति कण छिटकते चले गए। आप आकाश गंगा का जरा सा फिगर देखिए तो लगता है कि नहीं कि लग रहा है कोई गया है और रास्ता बना है, कोई गया है और रास्ता बना है। याद दिलाएगा कल के शंका समाधान के समय हम विज्ञान पत्रिका दिखाएंगे, आकाश गंगा दिखाएंगे कि देखिए शक्ति पुंज जो है किस तरह से संगठित होते हुए एक गति में जा रही है। अब इसके बाद तो भौतिक जगत भी पकड़ लिया, अब तो भौतिक साइंस भी, अब इसके नीचे का कार्यक्रम भौतिक साइंस में भी है। आकाश वायु अग्नि जल थल, शक्ति से आकाश, शक्ति आकाश से वायु, शक्ति आकाश वायु से अग्नि, शक्ति आकाश वायु अग्नि से जल, शक्ति आकाश वायु अग्नि जल से थल। एक क्रमशः जो है ये उत्पत्ति बोले परम प्रभु परमेश्वर की, ये उत्पत्ति क्रमशः होने लगी। इतना तो सब जगह पंच भौतिक पदार्थ वाली ये बात, ये कोई हमारे लिए बहुत विशेष महत्व की बात नहीं है, ये तो सब जगह है। पंच भौतिक का वर्णन सब जगह है। तो परमेश्वर की अब यहां से आगे हम जो संसार की वस्तु की उत्पत्ति की बात है ये हम बनाकर बताने चल रहे हैं। ये पंच भौतिक पदार्थ सब जगह है। जब कहीं आप लोग किताब पढ़ना पलटेंगे ये मिलेगा ऐसा है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से थल। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग आगे चलना है। ये संसार की सारी वस्तुएं, आप सारी वस्तुओं को ले लेंगे तो दो प्रकार की वस्तुएं हैं। सारे संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं। एक तो विशुद्धतः आणविक सिद्धांत पर, अणु सिद्धांत पर निर्जीव, एक निर्जीव और दूसरा सजीव। दो प्रकार के पदार्थ जिसको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहते हैं, यानी निर्जीव और सजीव दो प्रकार की वस्तुएं पदार्थ हैं संसार में। लेकिन संसार कोई मनमाना चीज नहीं है, वस्तुएं मनमानी नहीं है। हर दूसरे को एक प्रयोजन से ये सृष्टि रचना जो हुई है निष्प्रयोजन नहीं है, बहुत बहुत प्लानिंग के साथ है। एक फिर बहुत प्लानिंग के साथ है, एक सिस्टम, सिस्टमेटिक सिस्टम है इसमें। तो कोई दो चीज यदि विरोधी है, अलग अलग है, तो उसको एक करने के लिए, जुड़ने के लिए एक तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है जो दोनों से युक्त हो, जो दोनों से युक्त हो। जैसे ये राड है,
और ये स्टैंड है। हमको इसका सही लाभ लेने के लिए, काम करने के लिए बीच में ज्वाइंट आ गया। अब ये ज्वाइंट जो है ऐसा दोनों को बना दिया कि हम नीचे ऊपर कम बेस आगे पीछे आने करके हम इसको अपने अनुसार इसका लाभ ले सकते हैं। ये राड है और ये माउथ पीस है। अब ये तीसरा जो ज्वाइंट है, इन दोनों को ऐसा जोड़ दिया कि हम जैसे चाहे थोड़ा ऊपर करके थोड़ा नीचे करके अपने अनुसार हम इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही संसार में हर चीज, जैसे एक हो गया निर्जीव आणविक सिस्टम पर, और दूसरा हो गया सजीव वाला कोशिकीय सिद्धांत। एक अणु सिद्धांत, दूसरा कोशिकीय आणविक सिद्धांत, कोशिकीय सिद्धांत, मॉलिक्यूल सिस्टम और सेल सिस्टम। सारे पदार्थ दो भागों में बटे हुए हैं। एक ऐसा निर्जीव जैसे धातु कण है, जैसे ये सब निर्जीव पदार्थ आप देख रहे हैं। दूसरा सजीव, जैसे प्राणी मात्र की आकृतियां, जैसे प्राणी मात्र की शरीरें, ये जो है सेल सिस्टम पर है। और धातु, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसा, पीतल, हीरा, पन्ना, जवाहर, मोती, ये सब जो है आणविक सिद्धांत पर है, निर्जीव सिद्धांत पर है। और हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यानी सांप, बिच्छू, मेढक, मछली, यानी सारे जो मक्खी, मच्छर, ये सारे जो प्राणी मात्र की जो शरीरें हैं, ये सेल सिस्टम पर बने हैं। आदमी तक, जैसे हमारे आपके जो है ये सारा मांस, ये सारा आंख, नाक, मुंह, हाथ, काम क्या है? ये सेल है, कोष है। ये कोष का, सेल का सघन संगठित रूप है। शक्ति का सघन संगठित रूप वस्तु है, कण है। कण का सघन संगठित रूप वस्तु है। शक्ति का सघन संगठित रूप कण है। यानी हर कण में शक्ति होती है जो कॉन्शसलेस है। जीव ही नहीं, आत्मा तो है ही नहीं, जीव ही नहीं। परमात्मा की तो बातें व्यर्थ है। लेकिन ना जानकारों ने कण कण में परमात्मा घोषित कर दिया। शक्ति और आत्मा का भी अंतर नहीं समझा, शक्ति और परमात्मा का भी अंतर नहीं समझा। कण कण में रहने वाली शक्ति को ही परमात्मा घोषित करना शुरू कर दिया। और सारा समाज आज दिग्भ्रमित है। कण कण में भगवान, तो सब में है भगवान। ये सब ऐसा मिथ्या ज्ञान, ऐसा भ्रामक बातें जनमानस के संत महात्माओं ने ऐसी भ्रामकता घुसेड़ दिया कि हर कोई इसी मान्यता में रहने चलने लगा। तो सबको डॉक्टर बताते हैं हरी सब्जियां अधिक खाओ, सलाद अधिक खाओ, इसका बनेगा तो उसका लाभ कम मिलेगा, मल अधिक बनेगा। हरा में ऊर्जा, लाभ अधिक बनेगा, मल कम बनेगा। हरियाली है, ताजगी है, वो सेल सिस्टम पर है, तो उसका सेल इस सेल में आसानी से मर्ज कर जाएगा और आप जो है उसका लाभ अधिक से अधिक पाएंगे। वही जब सूख जाएगा, वही पास करते हैं हरी सब्जी खाने के लिए, सलाद अधिक से अधिक खाने के लिए, पात गोभी का पत्ता कच्चा ही चबाने के लिए। आप जाइए तो अमेरिका के होटलों में हर होटल पर कच्चा पात गोभी काट करके रखा होगा। आप अपने हाथ से निकाल कर ऐसे चबाते रहिए। होटल में खाने जा रहे हैं, वहाँ का सिस्टम बड़ा विचित्र है। कोई बेहरा खाना नहीं देता है,
आप खा रहे हैं, आ गए, दाल लेना है, वो सब रखा है, निकाल लिए खा रहे हैं, वो निकाल लिए खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं चम्मच से, वही आते जाकर उसमें से निकालने लगे, बड़ा बेचित्र दिखाई देता है। तो 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक का दाल खाते हैं, एक टाइम बनाते हैं, ऐसा फ्रिज में रखते हैं, 3-3 दिन तक खाते हैं। सब्जी 2-2, 3-3 दिन तक बनाकर रख देते हैं सब। फ्रिज का निर्माण ऐसा है कि गंध नहीं आता है, लेकिन खाया तो जाता है ना। याद तो है ना कि 3 दिन की बनी हुई दाल है। चावल बना देते हैं, सब 2 दिन तक खाते हैं। चपाती रोटी जो है वो केवल ताजा खाते हैं, नहीं तो सब जो है अब 2 दिन 3 दिन नौकर रखा है सब, अब दोनों टाइम ताजा बनवा कर नहीं खाता है सब। दाल नौकरानी बनाकर रख दिया फ्रिज में, एक दिन बनाई 2-3 दिन परोसती रही। सब्जी बनाकर रख दिया, छोड़िए, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो ये जो सेल सिस्टम है, तो ये दो तरह बीच में ये ज्वाइंट बन गया, यानी अणु सिद्धांत का भी है, सेल सिद्धांत का भी है, कोश की सिद्धांत का। सेल माने कोश, सेल माने कोश, अणु यानी एटम माने वो तो परमाणु होता है, मोलिक्यूल सिस्टम। तो इस प्रकार से जो है 2 प्रकार की रचना है, निर्जीव और सजीव। निर्जीव एक तरफ, सजीव प्राणी मात्र के शरीर, बीच में हरा पेड़ पौधा, साग सब्जी, फल फूल, ये दोनों ज्वाइंट को बनाने के लिए आ गए। अब एक तरफ है सेल की बनी हुई शरीर, अब ये सेल की शरीर है। अब इसी सेल को डॉक्टर साहब जी लोगों ने, वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिकों ने, आज चाहे ये शरीर विज्ञान पढ़ने वाले जूलॉजी वालों ने, इसी सेल को जीव घोषित कर दिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये सेल क्या है? अर्ध आणविक, अर्ध जैविकी है। जैसे ये है अर्ध आणविक, अर्ध कोशिकीय। बीच वाला पौधा जैसे हरा पेड़ पौधा है, अर्ध आणविक, अर्ध कोशिकीय। यानी सेल क्या है? अर्ध आणविक, अर्ध जैविक। कोश क्या है? अर्ध आणविक, अर्ध जैविकी। यानी इसमें जीव नहीं है, जीवाभास है। जीव नहीं है, जीवाभास है। जीवाभास माने जीव सीधे इसको पकड़ेगा। क्यों? कि अर्ध जैविक है, तो अर्ध जैविक जीव वाले को पकड़वाएगा, अर्ध आणविक इस संसार वाले वस्तुओं को पकड़वाएगा। तो और ये पदार्थ क्या हो गया? अर्ध आणविक, अर्ध कोशिकीय। ये कोश क्या हो गया? अर्ध आणविक, अर्ध जैविक। तो अर्ध जैविक जो सिस्टम है, ये जीव का इसमें आभासित कर दिया। जीव में एक्शन होता है, इसमें वह एक्शन चिंतन कार्य करने के बाद, तो वो इसमें इतने विचार नहीं है, चिंतन नहीं है, लेकिन जीवाभास है। अब सेल्फ जब जीव इस शरीर में जब तक रहेगा, ये सेल जो है सक्रिय रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे। जीव के सहायता में ये जो सेल हैं, सेल्फ की सहायता में ये कोश हैं, ये जीव की सहायता में बने रहेंगे। उधर आणविक संसार को, जड़ को और चेतन को ये जोड़ने का काम करेंगे। अब जीव क्या है? अब सेल तो हुआ, क्रमशः देखते जाइए। यानी अब जीव क्या है? तो अर्ध शारीरिक, अर्ध आत्मिक। यानी आत्मा जो विशुद्धतः चेतन है, शरीर जो अर्ध जैविक है,
अर्ध जड़ आणविक है। अब इस शरीर के बीच और आत्मा ईश्वर ब्रह्म के बीच जब शरीरों की रचना हो गई, जब शरीरों की रचना हो गई तो इसमें आत्मा को प्रवेश कराया गया। आत्मा विशुद्धता चेतन, आत्मा ईश्वर विशुद्धता चेतन, ब्रह्म शक्ति विशुद्धता चेतन। अब वो इस जड़ से कैसे काम करेगा? ये विशुद्धता जड़, आत्मा विशुद्धता चेतन। अब ये दोनों में एक्शन कैसे होगा? तो अर्ध आत्मिक अर्ध शारीरिक, आत्मा और शरीर मिलकर दोनों के ज्वाइंट का काम करने वाला जीव होता है, सेल्फ होता है। यानी आधा शरीर से रूपाकृति ले लिया, आत्मा ईश्वर ब्रह्म से क्रियाशीलता ले लिया। प्रभु परमेश्वर की अधिकतर लोग जो है सोने में लगे। इस विषय को कल दिन में लेना तो कैसा रहेगा? है? आप लोग एक काम कीजिए, कल आप लोग पहले उठ करके इसी में से कोई शंका समाधान में, जब हम कहें कि भैया आप लोग अपना शंका समाधान शुरू कीजिए, तो आप में से कोई फट से आगे बैठ जाइएगा, आ कह दीजिएगा कि ये जो आणविक सिस्टम, जीव सिस्टम क्या है, जरा इसको समझाइए कैसे हो गया। फिर तो हम अपना विषय शुरू कर देंगे। गौर करेंगे? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्लास तो शंका समाधान का है। तो आप लोग इसी विषय को शंका समाधान रख लीजिए कि शरीर कैसे बनता है, ये कोष क्या है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो फिर हम इस विषय को कल ठीक से थोड़ा और ले चलेंगे। तो संतोष हम सोचते हैं कि कल परसों 2 दिन जो पात्रता परीक्षण है, इसमें इसी क्लास में वो भी करते रहें, इसमें जो बचा खोचा है ये भी पूरा कर लें। कैसा रहेगा? दोनों साथ साथ चलता रहे, ठीक रहेगा? तो इसको जो है आप लोग ये कीजिएगा। कोनो दूसरा समय काटने वाला आ जाएगा तो जब प्रश्न उठाएगा तो हमारी तो मजबूरी है, आप लोग आगे रहते ही हैं। बस यही कि शरीर की रचना वाला सिस्टम थोड़ा सा बता दिया जाए, फिर तो शुरू हो जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यम जतनानतम। शंका समाधान यदि कोई अन्यत्र कोई, आप लोग तो कुछ उठ कर बोलते ही नहीं है, जबकि आप लोगों को जो लगन से सुनते हैं, जो रोज आकर के भाव से, हम आप लोग का पंडाल खोजते हुए हमारे लोग बुलाते नहीं थे। देर होता था हम आप लोग को खोजते थे, आप लोग हमको खोजते थे, 2-2 घंटा डिस्टर्ब होने लगता था। अब हम जब सोचे कि चल भाई आप लोग रहेंगे नहीं रहेंगे हम आएंगे, तो आप लोग भी आने लगे, हम आने लगे। तो अब तक हम लोग का समय निकलता जा रहा था कि आप लोग हमको खोजते थे, हम आप लोग को खोजते थे पंडाल में। तो हम लोग जो है इसको सफल बनाए। आप लोग को कोई शंका हो तो दूर करना चाहिए। आप लोग प्रैक्टिकल में तो परेशान होने लगेंगे, करने लगेंगे। जानने में कौन यहाँ बड़ापन लेना देना है, जानना है, जनाना है। कोई बहुत बड़प्पन की बात तो नहीं है, कोई बहुत तो डर भय की बात भी नहीं है। तो कोई है शंका समाधान वाले? हाथ लाओ भाई, कुर्सी रख दे। लाइट के कैरेक्टर के बारे में जो बात अभी हुई, तो एक जिज्ञासा उठ गई मेरी थी, जैसे इसके कलर के बारे में। जो स्पेक्ट्रम से कोई लाइट गुजरती है, जैसे हम लोग पढ़े हैं, देखे हैं, उसमें बेब्योर का सिस्टम जो है, यानी वेवलेंथ अलग होती है 7 रंगों की। विज्ञान में जो कुछ पढ़ाया गया है, इंद्रधनुषी वाला, इंद्रधनुषी वाला, तो यह तो सिद्ध करता है कि कलरों का पुंज तो है ही उसमें। क्या चीज? जो बेब्योर सिस्टम अलग हुआ उससे, प्रिज्मेटिक लाइट से होकर के, तो कलर तो है ही उसमें। कलर तो है। तो कुलपति महोदय, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट महोदय ने कैसे मतलब कह दिया कि कलर नहीं है? कलर नहीं है माने
मतलब रंगहीन की उसका अनुभूति की जो बात कही तो नहीं, रंग वाली बात नहीं थी, हाँ, रूप वाली बात थी, देखने वाली बात थी। तो देखने की बात थी। रंग के नहीं, रूप, विषय रूप था, रंग नहीं। जैसे किसी चीज को अब हम शरीर रचना जब बतावें, आंख जो है अग्नि तत्व का कार्यालय है। जैसे पंच भौतिक जो पदार्थ है जिससे सृष्टि की रचना हुई है, तो ये जैसे ग्लोब सिस्टम है, वैसे ही सब ब्रह्मांड का पिंड जो है ये ग्लोब सिस्टम है। जैसे भूगोल पढ़ने के लिए हम लोग ग्लोब लेते हैं तो एक जगह बैठ करके सारा दुनिया पढ़ लेते हैं, उसी तरह से ये पिंड जो है 3.5 हाथ का, ये ब्रह्मांड का एक ग्लोबल रूप है, एक ग्लोब जैसे रूप है पढ़ने के लिए। ये पढ़ने के लिए ही मिला है। ये जो पिंड है ये ज्ञान के लिए मिला है, पढ़ने के लिए मिला है, यानी ब्रह्मांड को इससे पढ़ा जाए और अपने अनुसार इसका लाभ लिया जाए। नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मांड को, इस ग्लोब को आगे करके, इस पिंड को आगे करके ब्रह्मांड को पढ़ा जाए, कहाँ क्या है, कैसा है, और इस ब्रह्मांड का जो सही समुचित लाभ है, जो प्रकृति और परमेश्वर के द्वारा चालित संचालित जो ब्रह्मांड है, इसको सही जान समझ करके इस पिंड को इसी प्रकृति और परमेश्वर की धुरी में जोड़ दिया जाए, तो पता चलेगा कि इसको भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करें हम आप उपग्रह बनाए, गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो रोजे रोज डीजल भराना पड़ता है, पेट्रोल भराना पड़ता है। जब हम लोग गाड़ी भराते हैं तो हर 400 किलोमीटर, कोई गाड़ी 400 किलोमीटर के रेंज में, कोई गाड़ी 350 के रेंज में, फिर पेट्रोल पंप जाना है, टंकी फुल कराते हैं तब भी फिर जाना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। तो जब हम गाड़ी को अपने रेंज में लेकर चलाएंगे तो इसकी भरने की जिम्मेदारी हमारी आपकी होगी। यही मशीन ऐसा बना दिया जाए जो गुरुत्वाकर्षण जो है, जैसे आकर्षण की बात जो की जा रही है, जैसे धरती और चंद्रमा के बीच 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट तक जाने के लिए ईंधन की जरूरत है। फिर वहां 0 पॉइंट पे कर दिया जाए तो उसी धुरी पर बगैर ईंधन का अपना वो सक्रिय रहेगा। तो हर विषय वस्तु में 0 पॉइंट है, भक्ति का 0 पॉइंट, जीवन का 0 पॉइंट, छत पर चढ़ने का, ऊपर जाने का 0 पॉइंट, कार्य करने का, यानी आधा पर, लगभग आधा पर 0 पॉइंट होता है। लगभग आधा पर, जब आधा तो कोई कार्य किया जाता है तो कार्य भारी लगता है, आधा से आगे बढ़ा जाता है। जैसे हम कार्य करते जा रहे हैं तो 100 का मानक है, हम 40 किए तो 60 बचा है, ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं तो 50 तक हमारी चढ़ाई है, 50 तक हमारी चढ़ाई है। जब 51 में जाएंगे तो 1 करेंगे तो आगे लगेगा कि 2 घट गया, यानी 1 करके हम 51 हुए, तो उधर 2 पीछे 49 दिखाई देने लगा। 1 करके 52 हुए तो 2 घट करके 48 दिखाई देने लगा। घट रहा है कह के, बढ़ रहा है कह के, लेकिन एक अट्रैक्शन आदमी का होता है कि काम खींच रहा है। वैसे 0 पर, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में हम लोग हवा पर चल सकते हैं, चल ही रहे हैं रॉकेट से निकल करके। यदि इस पार 0 पॉइंट के गिरा जाए तो धरती पर आया जाएगा, उस पार यदि गिरना हो तो जाकर चंद्रमा पर जाया जाएगा, धरती पर थोड़े आया जाएगा। तो उसी तरह से हर लाइन में 0 पॉइंट तक चढ़ाई होता है, कठिनाई होता है, परिश्रम होता है। तो और 0 पॉइंट के आगे ढलान हो जाता है, उतराई हो जाता है। तो हम आपको चाहिए
कि इस पिंड के माध्यम से ब्रह्मांड को जाने, पिंड को जाने, ब्रह्मांड को जाने, पिंड को ब्रह्मांड में जहां सेटअप करना है वहां इसको जोड़ दें, सटा दें। जैसे मानवीय पिंड को सटाना है परमेश्वर में, मानवीय पिंड के लिए जगह बना है, परमेश्वर से सटा दीजिए। पता चलेगा कि आपको न कोई चिंतन है, न कोई कमी है, न कोई परेशानी है। जब जहां जैसी जरूरत है सहज ही होता चला जाएगा। झूठ की जरूरत नहीं, छल कपट की जरूरत नहीं, चोरी बेईमानी की जरूरत नहीं, मारकाट की जरूरत नहीं। सहज ही आपका जीवन एक सच्चिदानंदमय शांत का चला जाएगा। प्रारंभ में श्रम परिश्रम होता है, जैसे विज्ञान में चलने वाले लोग हैं, इनको भी जो ज्ञान का लाभ मिलना चाहिए अभी नहीं मिल पा रहा है। मुश्किल से 10-5% मिल रहा है, मिलना शुरू हो गया है। क्यों? कि अज्ञानी जन आकर के इसी में घुल मिल रहे हैं, जो अज्ञानी जन आ रहे हैं इसी में घुल मिल जा रहे हैं। तो उनका जो दुष्प्रभाव है, जैसे गंगा जी चल रहे हैं गंगोत्री से, जगह जगह के फैक्ट्रियों के नाले गिरते जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए गंगा जी भी गंदा हो गए। तो ये जो अज्ञानी जन, ये भोगी व्यसनी जन जो ज्ञानी जनों के बीच में आकर रहने लगते हैं, इससे का दुष्परिणाम ये है कि ये ज्ञानी जन और अज्ञानी मिल करके ये इन अज्ञानियों को ज्ञानी से सटने का नतीजा है कि ज्ञानी जन ज्ञान का सच्चा लाभ नहीं ले पा रहा। अभी इसकी अधिकता है। यदि पहले ही अज्ञानी को अलग कर दिया जाए, ज्ञानी को अलग कर दिया जाए, तो अज्ञानी नीच दिखाई देने लगेगा, अज्ञानी उपेक्षित दिखाई देने लगेगा, अज्ञानी जो है थोड़ा सा लगेगा कि निंदनीय दिखाई दे रहा है। सिस्टम यहां तक है कि अज्ञानी का छुआ हुआ ज्ञानी को नहीं खाना चाहिए। ज्ञानी को अज्ञानी की छुई हुई वस्तु कोई प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इतनी गहराई तक का अंतर है। इसलिए अभी इसमें रहने चलने वाले जो लोग हैं, इनको भी जो सही समुचित लाभ मिलने चाहिए नहीं मिल पा रहा है। हाँ, जब ये संख्या ज्ञानी जन की जब संख्या बढ़ते 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 कुछ और बढ़ जाएगी, तब इनका पूरा पूरा प्रभाव अज्ञानी जन पर पड़ने लगेगा। अज्ञानी जन का निवास अलग कर दिया जाए, ज्ञानी जन का निवास अलग कर दिया जाए, दोनों के मिलन को बंद कर दिया जाए, तो यही लाभ ज्ञानी जन का 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। जो आज 10-15% है, ये आगे चल करके 40-50% हो जाएगा। अब दूरी बढ़ती जाएगी अज्ञानी से, तो इनका ज्ञान का लाभ खेलता चला जाएगा। लेकिन ये सिस्टम इसलिए अभी हम थोड़ा सम बनाने के लोभ लालच में कि जिन जीवों को जोड़ना है उनको